हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट है साइंस और इस साल का जो सेशन एंडिंग का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन वाइज। ठीक है, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम सैम्पल पेपर को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में हमारा देखो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये वाला है आपका, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सिंपल है, KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर लॉन्ग, नैरो एंड थिकेंड ड्यू टू। किसकी वजह से होता है? लिग्निन की वजह से। ठीक है, तो इन दोनों के तो आंसर हमने कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव। तो देखो आपको जो स्लोप देता है ना, ये स्लोप ऐसे डिस्टेंस टाइम, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, इसका स्लोप देगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड देगा ही। ठीक है, अब इसके बाद है द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वो, और इन सभी में से कौन सा है वो? नेफ्थलीन। ठीक है, आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद की गोली होती है जो टॉयलेट वगैरह में डालते हैं। ठीक है, वो सीधा सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो ये एनी टू बॉडीज हैविंग मास, ये ए ही आ जाएगा इसका, बाकी और होगा नहीं। ठीक है, तो एनी टू बॉडीज हैविंग मास, जिनके बीच में मास होता है उनके बीच में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्क्राइब किया जाता है। ये फॉर्मूले से भी आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आएगा वो हमको कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसमें थर्मल नहीं, काइनेटिक नहीं, काइनेटिक पोटेंशियल तो ये तो होंगे नहीं, इन दोनों में से बताना। थर्मल तो होगा नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी हमको बताता है वो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस ऑफ सॉल्यूशन कोल्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस। अगर यूनिफॉर्म होता तो होमोजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम करेक्टली। ठीक है, तो बोर्स मॉडल के एटम को कौन सही से नहीं बता रहा। ठीक है, देखो बोर का मॉडल क्या होता था? 2n²। फर्स्ट शेल में अगर बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। सेकंड की बात करें तो 2 to 4 to 8, सेकंड में 8। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 8, लेकिन यहाँ पर कम है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, 8 मैक्सिमम भर सकते हैं। ठीक है, अभी 4, ये 5 है, और भी आ सकते हैं। ठीक है, इधर देखो फर्स्ट शेल में इसने 4 भरा था, लेकिन फर्स्ट शेल में तो 2 आ सकते हैं, तो यानी कि ये वाला गलत। ठीक है, और इसने हमसे पूछा है डज नॉट, मतलब गलत वाले कौन कौन से। अब ये वाला भी सही है। ठीक है, और ये वाला देखो इसमें 8 से ज़्यादा, देखो यहाँ से कितना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब हमने बताया कि 8 ही भर सकते हैं इस शेल में, तो सेकंड वाली शेल में, तो ये वाला गलत। ठीक है, सेकंड और फोर्थ गलत है इसका, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो आपके पास है द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज। ठीक है, मास नंबर है ना एलिमेंट का, वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो अंदर होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इन दोनों का सम के बराबर क्या होता है? वो मास होता है। ठीक है, मास नंबर, ये बात ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखो, डैश कॉइंड द टर्म सेल। सेल को किसने कॉइंड किया था? टर्म को, सेल टर्म को किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन प्लांट्स डैश टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू प्लांट टू अदर पार्ट। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? आपके वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो सी लगा दो इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें बता देना किस टाइप के टिश्यू है, तो वेस्कुलर टिश्यू है, जिससे हमारे प्लांट में वाटर मिनरल का ट्रांसफर होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है वो क्या कहलाती है? वेक्टर।
सिंपल है। अब नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग एंड फॉर्म अ हाई डेंसिटी आफ्टर डेंसिटी एरिया नोन एज, तो वो क्या कहलाता है कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन ये होते हैं, लेकिन इस केस में क्या आएगा कंप्रेशन, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का राइस तो होता है, मिलेट्स होता है और सोरगम भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ग्राम, जो कि नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द प्रोसेस बाय विच water moves through a semi permeable membrane from a region of high concentration to the region of low concentration। तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन हो रहा है, गैस का नहीं हो रहा, ध्यान रखना, वाटर मूव्स हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या आता है ओस्मोसिस, अगर गैस होता तो डिफ्यूजन आता, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो गोलकीपर इन अ फुटबॉल game pulls his hand backward after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to। तो इस केस में देखो गोलकीपर तुरंत उसको नहीं रोकता, धीरे धीरे अपने हैंड को मतलब पीछे ले जाता है और फिर रोकता है धीरे धीरे। तो वो क्यों करता है ऐसा, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, मोमेंटम को धीरे धीरे वो डिक्रीज करता है, जिस वजह से वो उसको चोट नहीं लगेगी, ठीक है, और वो आराम से इजीली होल्ड भी कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज द फॉलोइंग, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या आएगा एग प्रोडक्शन और चिकन मीट, ये दोनों आएंगे, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो 17, ठीक है। इसमें असर्सन रीजन आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट असर्सन का क्वेश्चन है आपके पास, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमको पता है, ये एकदम करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है, परमिट करता है एंट्री, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये भी ट्रू है। और ये जो रीजन है ना असर्सन को क्लेरिफाई कर रहा है, देखो यहाँ पे दैट लगा के करो, देखो membrane that plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell। तो यानी कि एकदम करेक्ट है असर्सन रीजन, ठीक है। और रीजन असर्सन को क्लेरिफाई कर रहा है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। 18 वाला देखो असर्सन क्या दे रखा है, शुगर एंड सोल्ट बोथ आर इजिली डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। शुगर और सोल्ट है ना, दोनों की दोनों डिजोल्व हो जाती है वाटर में, ठीक है, ये ट्रू है एकदम। शुगर एंड सोल्ट आर सॉलिड्स हैंस इट इज इजिली डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, ये भी ट्रू है। लेकिन ये बात बताओ मेरे को, रीजन असर्सन को क्लेरिफाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। और मैं बताता हूँ क्यों। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी आप शुगर और सोल्ट को वाटर में डिसोल्व करते हो, तो वाटर में जो स्पेसेस होते हैं ना, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, उसके बीच में जाके ये इंसर्ट हो जाता है, तो मॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में जाकर ये इंसर्ट हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये डिसोल्व होता है, ना कि इस वजह से। शुगर एंड सोल्ट आर सॉलिड हैंस इजिली डिजोल्व इन वाटर, ये तो बात सही है, लेकिन वो स्पेसेस के कारण जल्दी इजीली डिजोल्व होते हैं, ठीक है। स्पेस रहते हैं, उनके बीच में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। असर्सन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट क्लेरिफाई असर्सन, ठीक है। अब 19 देखते हैं। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो देन इज इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। देखो एफ बराबर एम में होता है, अगर एफ जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ये बात एकदम ट्रू है, असर्सन वाली तो बात, ठीक है। अब देखो इसके बाद रीजन देखो, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स, जबकि एक्सेलरेशन डिपेंड हो रहा है फोर्स पे, यानी कि ये बात गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। असर्सन तो ट्रू है बट रीजन इज रॉन्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट है अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम। देखो पी मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर होता है एम इंटू वी। एम मास होता है, वी वेलोसिटी होता है। अगर मास बढ़ाऊंगा तो मोमेंटम बढ़ सकता है, ये वेलोसिटी को बढ़ा दो मोमेंटम बढ़ जाएगा, या दोनों को बढ़ा दो तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देन दे ऑल्सो हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब ये बताओ, जब अगर इन दोनों का सेम मोमेंटम है तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी बराबर हो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मान लो इसका मोमेंटम में मास से बढ़ाया और इसका वेलोसिटी से बढ़ाया, तो एक का मास और एक का वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है, इस वजह से इन दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वी भी आता है, वी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस वजह से दोनों का सेम नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, क्योंकि देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि जो मोमेंटम है ना वो मास पर भी
डिपेंड करता है और वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बॉडी का मैंने मान लिया मास से बढ़ रहा है, एक बॉडी का मैंने मान लिया वेलोसिटी से बढ़ रहा है, और दोनों का फिर सेम हो जाता है। लेकिन देखो इस वाले केस में वेलोसिटी का स्क्वायर है, अगर यहाँ पे रखेंगे ना तो दूसरी वाली बॉडी का ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, मास कम की, ठीक है। अब रीजन क्या दे रहा है, तो यानी कि असर्शन तो हमारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी पे, ये बात सही है। देखो मास बॉडी पे डिपेंड कर रही है, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, तो इसका डी आ जाएगा, असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट, ठीक है। तो इसी के हिसाब से दोस्तों हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले यदि आपके कोई भी डाउट है साइंस और मैथ्स में रिगार्डिंग, साइंस के या मैथ्स से रिगार्डिंग, तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम उसके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ओके। अब हम सेक्शन बी को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो स्पीड टाइम ग्राफ बना रखा है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या पूछा, वो टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए। तो ओए क्या कर रहा है आपको, देखो स्पीड और टाइम के बीच, स्पीड चेंज हो रही है और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये स्पीड, ये आपकी एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। तो यानी कि इस केस में क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यही होता है v माइनस यू अपॉन टी, रेट मतलब टाइम, ठीक है, यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसलिए यूनिफॉर्म क्यों है, देखो टाइम के साथ ये बढ़ रहा है, टाइम के साथ ये बढ़ रहा है और कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म है, ठीक है। वो टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय एबी। तो एबी में देखो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, देखो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो वेलोसिटी कुछ और है, और यहाँ पे देखता हूँ तो वेलोसिटी कुछ और है, चेंज हो रही है ना वेलोसिटी। लेकिन इस केस में तो देखो कांस्टेंट है, 6 की 6 स्पीड है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वो टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय बीसी। अब देखो टाइम के साथ धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है, देखो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पे स्पीड कम है, देखो नीचे आ गए ना ग्राफ के, यह कम हो गई, स्पीड कम हो गई, तो ये नेगेटिव, ये क्या है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म तो है, यहाँ पे आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म है, और ये यूनिफॉर्मली नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ। इसके बाद फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, लगा दो। v की वैल्यू ए पॉइंट पर कितनी है 6, u पे कितनी है 0, और टाइम कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। तो 6 अपॉन 4 ये आ गया, 6 अपॉन 4, इसको 2 जा 2 3 जा 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन द फॉलोइंग कोलोइड्स चीज, ठीक है। फर्स्ट तो ये, और इसका और वाला पार्ट है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो इसमें आप ऐसे तरह से लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में। तो देखो आप इसमें लिखेंगे, देखो चीज सबसे पहले, इसमें जो सॉलिड जो फैट होता है ना वो तो डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है, और जो वाटर कंटेंट होता है ना इसमें लिक्विड पार्ट जो होता है चीज में, वो आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्जन मीडियम, ओके। अब इसका जो और वाला पार्ट था वो था होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आप इसमें से 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, या फिर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 3 पॉइंट भी लिख सकते हो। सबसे पहले लिखेंगे इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये तो आपको पता है। इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये भी आपको पता है, ठीक है। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, फिर इसके बाद लिखेंगे इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इसमें लिखेंगे इट हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन इजीली, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर और वोल्ट है, मिक्स टुगेदर करा और वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, शुगर सॉल्यूशन बन जाता है ना। आपने शिकंजी बनाई हो तो देखो उसमें यूनिफॉर्मली आपका डिजोल्व हो जाता है चीनी पानी के अंदर, ठीक है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसमें देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर कैन यूजुअली बी सीन इजीली, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आपने कभी पानी में सैंड को मिलाई है और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दीजिए, वो सैंड क्या होगी नीचे जाके बैठ जाएगी, तो वो अलग अलग
मतलब अलग अलग नजर आएंगे आपको, ठीक है, हेट्रोजीनियस है वो इसी वजह से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर का वो देखते हैं हम। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाला, न्यूमरेट द एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। इसका नेक्स्ट और ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ये इसका नेक्स्ट वाला, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हम बता देते हैं। देखो आपको कैसे लिख कर आना है, देखो इसमें आप लिखेंगे, देखो इसमें आप क्या लिख कर आएंगे, देखो इस तरह से, एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये आपका क्या होगा, देखो क्रॉप्स इंक्रीजेस, ठीक है, क्रॉप इन, फिर इसके बाद लिखेंगे पेस्ट इन्फेस्टेशन इज मिनिमाइज, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्यूर, अगर क्रॉप फेल्यूर आ जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हो आप, तो उस केस में आपके देखो क्रॉप अगर एक फेल्यूर हो गई तो दूसरी तो चल सकती है, तो इसमें रिस्क आपका रिडक्शन हो जाता है रिस्क में, ठीक है। अगर सोइल इज यूटिलाइज प्रॉपरली, सोइल का आप प्रॉपर यूज कर रहे हो। फिर इसके बाद मोर देन वन वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड एट द सेम टाइम, ठीक है। इतने आपके एडवांटेज मिलते हैं आपको मिक्स्ड फार्मिंग में, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जो आपका था ना सेल वॉल के फंक्शन बताना है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं आप क्या बताएंगे। और देखो सबसे पहले आप बताएंगे इसमें, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल एंड प्रिवेंट फॉर्म एंड एनी फिजिकल डैमेज, ठीक है। वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है, सेल को, सेल वॉल सेल के बाउंड्री में जो भी मतलब है ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल टू द सेल, ठीक है। इट प्रिवेंट द फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजुरी। इट कंट्रोल इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंटरसेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होता है ना ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू, तो वो इससे कंट्रोल कर सकता है इजीली, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल अच्छी स्ट्रेंथ में अच्छी होती है, इस वजह से सेल को डैमेज होने से बचा सकती है वो, ठीक है। और यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग में ये भी लिख सकते हो आप, मिक्स्ड फार्मिंग में देखो, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या करते हैं, कई कई एनिमल्स को भी यूज लेके, एनिमल्स है ना, एनिमल्स को यूज लेके आपके देखो एनिमल्स का भी यूज ले रहे हैं और वहाँ पे आप क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, ठीक है, ये मिक्स्ड फार्मिंग में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, एनिमल जो भी आपका मतलब जो भी मतलब खाद दे रहा है, मतलब ये जो आपका ये आते हैं ना ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है, आपके जो ऑर्गेनिक मैन्योर आते हैं वो आप सीधा क्रॉप में मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। तो एनिमल जैसे काऊ या फिर बफेलोस, ठीक है, ये आप अपनी क्रॉप के साथ साथ यूज कर सकते हो मिक्स्ड फार्मिंग में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, गिव 2 एग्जांपल्स। और इसका और वाला पार्ट है, व्हाई इज द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल सिनेमा हॉल्स मेड कर्व, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, इसका ये वाला भी देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिट फिश कल्चर, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश। तो इन तीनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। इन तीनों के आंसर में आप क्या लिख के आएंगे, देखो तो आप इन तीनों में आपके एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखो देखो सबसे पहले देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है आपकी, देखो वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्या होगा, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ये मोशन होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जो वेव ट्रैवलिंग होती है डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में हो गई, जैसे सुनामी वेव्स हो गई, सिस्मिक वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई, वाइब्रेशन इन स्प्रिंग्स हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के, ठीक है। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं, जो इसका और वाला पार्ट था कंसर्ट हॉल वाला, ठीक है। तो कंसर्ट हॉल जो रहता है ना, सिनेमा हॉल और एक कॉन्फ्रेंस हॉल, ये आपके ना कर्व पार्ट में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है वो देखो, द सीलिंग आर मेड कर्व, क्यों, क्योंकि दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस रीचेज ऑल कॉर्नर द हाफ होल इवनली, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब भी कर्व्ड वाला बनाते हैं ना, जैसे साउंड प्रोड्यूस हुआ तो वो यहाँ से टकरा के सारे कोनों में पहुंच जाएगा टकरा के, ठीक है, क्योंकि साउंड देखो लाइट रिफ्लेक्ट होके सारी जगह जाती है, ठीक है। ऐसे साउंड भी क्या रिफ्लेक्ट होके सब जगह पहुंच जाएगा, आपके पूरे होल में कवर कर देगा वो, मतलब जो भी साउंड यहाँ पे आप प्रोड्यूस करे हुए, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमने एक साथ पढ़ा था, ठीक है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, ठीक है, कंपोजिट फिश वाला। तो कंपोजिट फिश कल्चर वो प्रोसेस होता है जिसमें रेयरिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश करते हैं इन द सेम एरिया और फिश पॉन्ड, सेम एरिया में की जाती है, ठीक है। ऑल द स्पीसीज यूज द फूड अवेलेबल इन द पॉन्ड विदाउट कम्पीटिंग विथ ईच अदर, ठीक है। Fishes are selecting in such a way that they have different food habits and do not compete with each other, ठीक है। As a result, nutrient present in all levels of ponds are used up. Usually fish
जैसे इसमें एग्जाम्पल बता सकते हो आप, ये सारे एग्जाम्पल्स फिश के बता सकते हो आप जब आप कंपोजिट फिश कल्चर करते हो तो, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा दोस्तों सेक्शन बी तो खत्म हो गया है। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं और सेक्शन सी के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये वाला है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क, ठीक है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन। मतलब देखो पहला तो है मिल्क का, किस कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और दूसरा है टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और इन सारे सॉल्यूशन में से टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है वो हमें बताना है। तो दोनों हम पार्ट ले लेते हैं इसके 27 का। तो देखो फर्स्ट इसमें देख लेते हैं सबसे पहले टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो देखो आपका जो टिंडल इफेक्ट होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले देखो वो जो आपका मिल्क था वो देखो, मिल्क में आपका वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है और लैक्टोज होता है, ये और ये मिनरल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिल्क के, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ लाइट बीम पासिंग थ्रू अ कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन से जब भी लाइट को पास करते हैं तो वो पाथ बनाते हुए नजर आती है लाइट, ठीक है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट करते हैं। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग के कारण, लाइट की स्कैटरिंग के कारण। लाइट जब भी एक कोलोइड के पार्टिकल पर टकराती है ना वो स्कैटर हो जाती है सारी डायरेक्शन में, ठीक है, जिससे हमको उस विजिबल पाथ बनता नजर आता है। जैसे गिलास है ये इसमें कोलोइड सॉल्यूशन डाला होता है, पाथ बनता हुआ नजर आता है हमको, ठीक है, विजिबल पाथ, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें क्या बताएंगे, देखो इसमें आप बता सकते हो, देखो यहाँ पर आप द इंडिविजुअल सस्पेंशन पार्टिकल स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट मेकिंग द बीम विजिबल, जो मैंने अभी बताया। अब देखो वो जो सॉल्यूशन दे रखे थे ना उनमें से कौन कौन से कोल्ड सॉल्यूशन है, एक तो मिल्क है, एक स्टार्च, ये आपको ध्यान रखना है। मिल्क सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन आपके कोलोइड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और ये आपको टिंडल इफेक्ट शो करके देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए और बी। ए का आंसर तो मिल्क वाला था और बी का आंसर आपका टिंडल इफेक्ट वाला था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये वाला, डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसका बी पार्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम। ये आप दोनों ये वाला ए और बी बताना है, ठीक है। और इसमें देखो और वाला पार्ट है, ये भी हम कवर अप कर लेते हैं। व्हाट आर द आइसोटोप, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो देखते हैं इन सभी के आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। इन सभी के आंसर आप कैसे लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में वो देखिएगा। देखो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। और ये आउटर मोस्ट शेल कैसे होती है, जैसे मान लिया मैंने सोडियम का एटम लिया, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 281, इस तरह से। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस बनाएंगे जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, फिर एक शेल, दूसरी शेल और एक एंड की तीसरी शेल, इस तरह से बनाते हो ना आप। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन भर देना, ठीक है, और एंड में 1 इलेक्ट्रॉन आउटर। तो इसकी सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होती है ना वो ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस, तो सोडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आउटर मोस्ट शेल में 1, ठीक है। अब देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी बनाए तो ऐसे लिखेंगे 281, ठीक है। इसके लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको, इसका 11 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका क्या होगा 287, ठीक है, इस तरह से। अब देखो अब इसका जो और वाला पार्ट है ना वो भी हम कर लेते हैं। तो और वाले पार्ट में हमसे पूछा था इसमें, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसमें आइसोटोप्स पूछे थे। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें सेम, इनमें क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है, जिसको जेड से डिनोट कर दें हम, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर होता है ए, मास नंबर को ए से डिनोट कर दें, यही हम क्या कहलाते हैं आइसोटोप्स। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन सभी का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, ठीक है। ये आपके 3 आइसोटोप्स है, ठीक है। ये एलिमेंट मास नंबर, ठीक है, 12, 13 एंड 14 ये मास नंबर हो जाएंगे लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, इस तरह से, ठीक है। और ये आप बता सकते हो, ठीक है, कार्बन 14, और इसमें आप ये 3 एलिमेंट बता सकते हो, ठीक है। और यूजेस में क्या बताएंगे आप आइसोटॉप थे, देखो आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का जो आइसोटॉप्स होता है ना वो फ्यूल की तरह यूज लिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। और आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो यूज लिया जाता है ना वो ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में यूज लिया जाता है, ठीक है। और आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट का यूज जो कहते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो इस तरह से आइसोटॉप्स के हम यूज ले सकते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में, ये गोइटर के में, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्क्राइब स्ट्रक्चर फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ नर्वस टिश्यू विथ लेवल डायग्राम। देखो स्ट्रक्चर पूछा है, स्ट्रक्चर फंक्शन पूछा है, लोकेशन पूछा है, ठीक है। तो इसके आंसर में आप क्या बताएंगे, देखो सबसे पहले नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड, आपका क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई, मतलब कोई भी एनवायरमेंटल चेंज होता है ना उसको स्टिमुलेट करके और ट्रांसमिशन कर देता है और आपके ब्रेन तक पहुंचा देता है, इम्पल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है पूरा जिस जो और रेस्पॉन्सिबल है नर्वस टिश्यू, इसी के थ्रू हम जो भी चेंज होता है ना वो हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू आर फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्वस टिश्यू आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नर्व सेल आपकी पूरी बॉडी में होती है, ठीक है। और फंक्शंस जो होते हैं इसके देख लो, नर्वस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये आपकी डिफरेंट जो बॉडी है ना पार्ट्स के, उसमें रिसेप्शन और ट्रांसमिशन का काम करती है और एक जगह से दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ये नर्व सेल, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका लेबलिंग डायग्राम, ठीक है। तो इसके डायग्राम में देखो आप ऐसे बना कर आएंगे आपके एग्जाम में, देखो कुछ इस तरह से, आपको सब कुछ नहीं लिखना है इसमें ये सारी चीज़ें, बस आपको देखो मेन चीज़ ये डेंड्राइट ये बनाना है, इसमें न्यूक्लियस बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक्सोन बनाना है आपको ये वाला, ठीक है। और ये एक्सोन, इसके बाद ये एक्सोन टर्मिनल ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। और ये आपकी क्या कहलाती है, सेल बॉडी, देखो ये सेल बॉडी, बस ये जो मैंने हाईलाइट करे ना ये बनाना है आपको, और इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो ये रहा। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, आप और आपका मित्र मून पर है, विल यू बी एबल टू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड, अगर आप साउंड प्रोड्यूस करते हो क्या उसको सुनाई देगा, ठीक है। ये पार्ट तो ये बी पार्ट क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम डज इज वाइब्रेट इन अ मिनट, एक मिनट में कितनी हर्ट्ज करेगा वो हमको बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इसमें नो कर लेना 30 में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं होता। और इसके आंसर में क्या लिख कर आएंगे आप, तो देखो कि इस तरह से लिख देंगे आप, ठीक है। देखो इस तरह से ये लिखेंगे नो, सबसे पहले नो, ठीक है, बिकॉज साउंड वेव्स नीड अ मीडियम, साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है। अगर लाइट की बात हो तो लाइट तो नो मीडियम में भी चल जाता है, बिना मीडियम में भी ट्रेवल हो सकते हैं, लेकिन साउंड को मीडियम की जरूरत होती है थ्रू विच दे कैन प्रोपोगेट, ठीक है। सिंस देयर इज अ नो मटेरियल मीडियम ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर यू कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून, ठीक है। इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट था ना जो बी वाला, वो हम देख लेते हैं। तो बी वाला जो आपका पार्ट था वो ये रहा, ठीक है। तो बी वाले में देखो हमको ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है ये वाला बी वाला हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज है ना, इसका मतलब होता है कि एक सेकंड में ये आपका 100 टाइम्स ले रहा है, ठीक है, 100 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट करना, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये एक सेकंड में कितने लगा रहा है, 100 टाइम कर रहा है ऐसे साइकिल कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है हाउ मेनी टाइम दैट इज वाइब्रेट इन अ मिनट, तो एक मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो एक सेकंड में ये 100 कर रहा है, तो 60 सेकंड में कितना करेगा, 60 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 6000 साइकिल्स, ये 6000 साइकिल्स कंप्लीट कर लेगा वाइब्रेट, मतलब ये इतने टाइम वाइब्रेट कर लेगा एक मिनट में, ठीक है, 6000, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा 31 का। तो ये वाला नेम द कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंट्स टू बोन्स, बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक है। इसका आंसर आप देख लेते कैसे लिख कर आओगे। मेंशन वन रीजन इन द बॉडी वेयर एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट एंड स्टेट इट्स वन फंक्शन, इसका फंक्शन भी बताना है। तो ए और बी देख लेते हैं हम, ठीक है, एडिपोज टिश्यू का और ये जो आपका बोन टू बोन जॉइन होता है ना उस टिश्यू के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके आप एग्जाम में देखो इस तरह से लिख कर आएंगे, देखो ये, तो आप इसमें बताएंगे सबसे पहले लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट, ठीक है, दैट अटैच बोन टू बोन, ठीक है, बोन टू बोन एंड यूजुअली सर्व टू होल्ड स्ट्रक्चर टुगेदर टू कीप देम स्टेबल, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखेंगे व्हाट इज लोकेशन फंक्शन एडिपोज वाला, ठीक है।
तो इसमें देखेंगे एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लोकेटेड बिलो द स्किन, कहाँ पर होता है, स्किन के बिलो में, अराउंड द इन, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है, इन येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो में होता है, एंड इन मेमरी ग्लैंड में होता है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंटेनिंग white fibrous and yellow fibrous in which the large cell containing fats are present, ठीक है, और इनमें फैट्स प्रेजेंट होता है तो उस वजह से होता है। और इनका फंक्शन देखो, सबसे पहले आप लिखना है इसमें कहाँ पर पाई जाती है, बिलो स्किन, अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, बस इतना लिख दो बहुत है, ठीक है। इसके बाद ये किसकी बनी होती है, वाइट फाइबरस एंड येलो फाइबरस की, ठीक है। अब इसके फंक्शन में आप क्या लिखेंगे, इसके फंक्शन में आप लिखेंगे इट मेन रोल इज सर्व एज एन एनर्जी स्टोरिंग रिजर्वॉयर एंड बट इट ऑल्सो इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। मतलब आपको जैसे कोल्ड वेदर हो गया, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो सेल होती है ना, एडिपोज टिश्यू के टिश्यूज होते हैं, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो और इसमें स्टोर एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो सर्व एज एन एनर्जी स्टोरिंग रिजर्वॉयर, और ये आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर को कंट्रोल इंसुलेट करने का भी काम करता है एडिपोज टिश्यू, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके पास यहाँ पर हमारे रह गया था, वो देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, देखो ये रहा, विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस एंड वाई, और इसका बी पार्ट है हाउ डज इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम बॉइलिंग। ड्राई आइस को ड्राई आइस क्यों कहा जाता है हमें, एक तो ये, और एक इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है हमें बताना है, ठीक है। तो इसके आंसर में देखो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो सोलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस, सबसे पहला ये पॉइंट, ठीक है। और क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड। ये लिक्विड में नहीं होता, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। ड्राई आइस कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, साफ साफ लिख रखा है। एंड ऑल्सो इफ वी कीप ड्राई आइस इन आवर पॉकेट इट डज नॉट वेट आवर क्लोज, ठीक है। अगर इसको आप पॉकेट में भी रख लोगे ना तभी भी वेट नहीं हो, क्योंकि वो तो सीधा सॉलिड से गैस बन रहा है, इस वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। इवेपोरेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस होता है और ये नेचुरल प्रोसेस होता है आपका इवेपोरेशन, और ये आपके दैट अकर्स व्हेन द लिक्विड फॉर्म चेंजेस इनटू द गैसियस फॉर्म while causing an increase in pressure और temperature। जब आपके नेचर में प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तब इवेपोरेशन होता है। जैसे आपके कूलर्स चलते हैं तो उसमें प्रेशर टेम्परेचर का मतलब होता है ना, मतलब इशू, तो उस केस में इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जैसे आप मटका देख सकते हो, मटके में इवेपोरेशन होता है नेचुरल थ्रू, ठीक है। अब बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग इज अननेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, और बॉइलिंग अननेचुरल प्रोसेस होता है, और वेयर द लिक्विड गेट्स हीटेड अप एंड वेपराइज ड्यू टू कंटिन्यूस हीटिंग और द लिक्विड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप कंटिन्यूस हीटिंग देंगे ना तभी तक आपका ये आपका वेपराइज होगा जो भी लिक्विड है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इवेपोरेशन नेचुरल प्रोसेस है और आपका बॉइलिंग अननेचुरल प्रोसेस है। इवेपोरेशन आपके प्रेशर और टेम्परेचर को वेरिएशन के कारण होता है, और आपका जो बॉइलिंग होता है वो कंटिन्यूसली हीटिंग के कारण होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म और एनर्जी व्हेन कोल इज बर्न्ड। तो कोल को जब बर्न करते हैं तो हमारे क्या होता है, बर्निंग कोल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, देखो इसमें लिख देंगे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, ठीक है, एंड लाइट एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में बदलती है, हीट एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में, ठीक है, ठीक है। जब उसको गर्म किया जाता है व्हेन इट इज बर्न, जब भी उसको बर्न किया जाता है तो केमिकल एनर्जी किस में बदल देती है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ये आपको लिख देना है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं इसमें। तो सेकंड वाले पार्ट में देखो हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 500 जूल। देखो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 500 जूल, ठीक है। और इसका जो मास दे रखा है ना उसको आप केजी में बदल लेंगे, तो केजी में बदल लेंगे तो 0.1 kg हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, p² बराबर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे p² इक्वल्स टू 2, मास कितना है 0.1 और काइनेटिक एनर्जी 500।
इन सभी को सोल्व कर लो तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 100, ठीक है। और पी का इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर, ओके। अब देखते हैं इसका और वाला पार्ट। तो देखो और में क्या पूछा है आपसे, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो देखो 1 जूल ऑफ वर्क हम डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले। तो देखो आपका जो 1 जूल वर्क होता है वो देखो ऐसे करते हैं, जैसे इधर लिख देते हैं व्हेन 1 न्यूटन फोर्स। देखो किसी भी बॉडी पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स अगर आप रिक्वायर्ड करते हो, इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर वर्क डन, 1 मीटर वर्क, एक मिनट, वर्क डन is said to be 1 जूल, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए 1 न्यूटन को फोर्स लगवाया और वो 1 मीटर का आपने मतलब उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और जो वर्क डन हुआ ना उसमें वो आपका क्या होगा 1 जूल। जैसे मान लो ये आपका बॉक्स है, ठीक है, इसमें मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये 1 मीटर आपका इतना डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर आ गई है, ठीक है, इस तरह से। तो वर्क डन बराबर क्या होता है आपका कितना, ये F इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो वर्क डन बराबर 1 न्यूटन, देखो 1 न्यूटन और ये आपका 1 मीटर, ठीक है। तो और ये न्यूटन मीटर आ जाएगा इधर, ठीक है। और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो 1 जूल का वर्क आपको दे देगा वो। इस तरह से आप 1 जूल को डिफाइन कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसका आगे वाला पार्ट है, कैलकुलेट द वर्क डन इज लिफ्टिंग अ बॉक्स वेटिंग 150 kg थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 7 मीटर। देखो आपको लिफ्ट करना है, वेट को लिफ्ट करना है, 150 kg है, ठीक है, ये 150 kg है और इसको ऐसे लिफ्ट करना है और वर्टिकल है 7 मीटर हाइट है, ये 7 मीटर हाइट है और यहाँ तक करना है, ठीक है। अब इस केस में H है आपके पास, M है आपके पास और G भी है आपके पास, तीनों चीज़ है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा जब भी हाइट की बात हो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh और ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगा, वर्क में, ठीक है, वर्क बराबर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्क आ जाएगा mgh। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो m की वैल्यू यहाँ पर है 150 kg, 150 रख देंगे, ठीक है। और इंटू में क्या कर दूंगा, इसमें इधर इंटू कर दूंगा, देखो यहाँ पर दे रखा है g की वैल्यू कितनी रखूंगा यहाँ पे मैं, जी की वैल्यू 10 रख दूंगा, ठीक है। और h वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। अब इन सभी को इंटू कर देंगे तो 10,500 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने सेक्शन सी को भी फिनिश कर लिया दोस्तों। अब हम सेक्शन डी को सोल्व करते हैं। तो देखो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये आपको दे रखा है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है H2S। तो H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हम लिख देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, ये हमने लिख दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद हमसे पूछा है क्विकलाइन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें आपको एटम, ये एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। जैसे क्विकलाइन में, क्विकलाइन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें ये क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ये तो हो गया क्विकलाइन में। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एलिमेंट ही बताने, ठीक है, जो पूछा वो बता रहे, हाइड्रोजन। और ब्रोमीन, ये आपका ब्रोमाइड हो गया Br, ठीक है, ये आपका क्या होगा ब्रोमीन, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये आप बता देंगे। तो इसके बाद आपसे पूछा है व्हाट आर द पॉली एटॉमिक आयन और गिव एग्जांपल, ठीक है। पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं वो हम लिख देंगे। अब पॉली एटॉमिक आयन इसमें लिखेंगे, पॉली एटॉमिक आयन्स is a group of atoms, group of
atoms carrying a charge, कैरिंग अ चार्ज। इसमें पॉजिटिव भी कर सकता है और नेगेटिव भी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप इधर पॉजिटिव नेगेटिव लिख देना, ठीक है। और इसमें 4, जैसे आप ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आप एग्जांपल्स लिख लेंगे इसके, जैसे आपका नाइट्रेट आयन हो गया NO3 माइनस, या फिर आप हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है OH माइनस, ठीक है, या फिर आपका और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये लिख देना, दो बहुत है एग्जाम्पल, एक्सेट्रा कर देना, ठीक है, नाइट्रेट आयन, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का निकालना है, तो ये देखो 2 बार आ रहा है 2, और एक हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक मास 1, ठीक है, तो इसका 2 AMU, यू लिख देंगे सिर्फ, ये वाला मास हो जाएगा। फिर Cl2 क्लोरीन का 2 बार आ रहा है, तो 2 इंटू एक क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, इसको इंटू करेंगे तो 71 ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इन सभी का निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कार्बन का कितना होता है, जैसे 12 होता है कार्बन का, नाइट्रोजन का कितना होता है, जैसे नाइट्रोजन का आपका कितना होता है 14 होता है, ठीक है। इससे मास नंबर आपको ध्यान होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये सारे आप निकाल सकते हो, ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो ये दे रखा है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.96 ग्राम ऑफ बोरोन। मतलब बोरोन का कितना है 0.096 ग्राम, ठीक है। और आपको ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है 0.144 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो वेट के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज वेटेज निकालना है। और टोटल कितना है कंपाउंड का, ऑक्सीजन और बोरोन का मिला के टोटल आपको दे रखा है इसमें 0.24 ग्राम, ठीक है। अब ये सिंपल वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाना है जैसे आपकी परसेंटेज निकलती है ना स्टूडेंट्स की, ऐसे, ठीक है। नीचे तो टोटल रखते हैं और ऊपर जिसका पूछा है उसका। जैसे आपको बोरोन का निकालना है, बोरोन का इस पूरे मतलब पूरे के पूरे जो भी आपको दे रखा है सैंपल, इसमें बोरोन का परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ बोरोन अपॉन, ठीक है, मास ऑफ बोरोन और टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू 100 कर देना। अब देखो मास ऑफ बोरोन कितना है, देखो साफ साफ लिख रखा है ऊपर 0.096 और टोटल मास कितना है 0.24 और इनटू 100 कर देना। तो इसको सोल्व करोगे ना आप तो ये 40% आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालना आप, ऑक्सीजन का देखो मास ऑफ ऑक्सीजन ऊपर आएगा तो 0.144 करना और नीचे टोटल मास आएगा और इनटू 100 कर लेना। इसको सोल्व करोगे तो आपका 60% आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट इसमें बता रखा है, ये 35 क्वेश्चन है। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। और इसका और वाला पार्ट है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये 2 क्वेश्चन हमको बता रहे हैं, तो देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहले देखो एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज और प्लांट सेल आर लार्जर देन एनिमल सेल, ओके। सेकंड वाला सेल वॉल इज एब्सेंट, इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, रिजिड होती है, ठीक है। थर्ड बताएंगे एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ यूग्लिना नो एनिमल सेल पजेस प्लास्टिड्स, ठीक है, और प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, इसमें प्लास्टिड होती है और इसमें नहीं होती, बस एक्सेप्शन इनको ध्यान रख लेना। इसमें वैक्यूल्स एनिमल्स का जो होता है ना स्मॉल होता है और टेम्परेरी होता है, ठीक है, और इसमें वैक्यूल्स होता है मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव अ परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल, ठीक है। इसमें बताएंगे एनिमल सेल हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी अपरेटर, और इसमें प्लांट सेल हैव मैनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्जी अपरेटर कॉल्ड ये बता देंगे, ठीक है, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट है यहाँ पर animal cell have centrosomes and centrioles, plant cell lack centrosomes and centrioles। इस तरह से डिफरेंस बताने आपको 4 बता देना इनमें से, ठीक है।
अब देखते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जितने नंबर का आएगा उस हिसाब से आप उसका वेटेज बढ़ा देना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना वो अमीबा वाला, तो अमीबा देखते हैं अमीबा अपना फूड कैसे टेक करता है, ठीक है। तो अमीबा इस तरह से अपना कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इन अमीबा सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, और स्यूडोपोडिया, ठीक है, सराउंड द फूड पार्टिकल, दिस फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल सराउंडिंग द फूड बाय जॉइनिंग द स्यूडोपोडिया ऑफ बोथ साइड एंड एनगल्फमेंट, ठीक है, एनगल्फमेंट, ठीक है, मतलब निगलना, एनगल्फमेंट मतलब निगलना फूड को, वैक्यूल्स इन एनिमल बॉडी ऑल्सो नोन एज, ठीक है, फैगोसोम्स, ठीक है, दीज फूड्स वेसिकल सर्व्स एज साइट ऑफ फूड डाइजेशन, ठीक है। तो इसमें देखो इस तरह से दिखा रखा है, देखो न्यूक्लियस इसका होता है, अमीबा है ये क्या है, अमीबा है। अब ये फूड पार्टिकल होता है ना, तो ये अपनी सूडोपोडिया फॉल्स लैग निकालता है, ठीक है, यहाँ से, और ये सूडोपोडिया फॉल्स लैग निकाला, धीरे धीरे फूड को अंदर ले जाता है और फूड का डाइजेस्ट करके मतलब अपना न्यूट्रिशन की पूर्ति कर लेता है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें बना सकते हो अपने एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो इस तरह से ये वाला देखो, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का आप सिंपल बता देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, F बराबर क्या होता है, यहाँ पे G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये मास m1 m2 और G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, F होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपको बताना था, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर m वो रख देना, दूसरा m रख देना, ये वाला फॉर्मूले से आप बता देना, ठीक है, इस तरह से। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकंड, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग थिंग, ठीक है। देखो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो देखो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मैंने शोल्डर पर ऐसे स्ट्रिप की बैग मतलब ऐसे लगा रखी, ठीक है, मतलब जो आती है ना बैग की डस आती है, ठीक है, स्ट्रैप्स, ठीक है, तो वो मैंने इस तरह पतली लगा रखी है, तो उस केस में मेरा प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया कम है, ठीक है। और अगर एरिया इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको मोटा कर दिया इतना यहाँ से डस्ट को, ठीक है, तो अब इस केस में प्रेशर कम लगेगा, तो उस केस में मैं शोल्डर को अच्छे से मतलब कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर में आप कैसे लिख कर आएंगे वो देखो इसमें द ब्रॉड स्टेप ऑफ स्कूल बैग्स रिड्यूस द प्रेशर ऑन द शोल्डर और ऑन द हैंड, जो मैंने आपको बताया ना वो कॉन्सेप्ट लगाना, पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रैप का अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, शोल्डर पर, ठीक है। इंक्रीजिंग द एरिया डिक्रीज द प्रेशर, ठीक है। इन केस ऑफ थिन स्ट्रैप, अगर पतली स्ट्रैप ले दी तो एरिया क्या हो जाएगा कम, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एरिया इज स्मॉल एंड द प्रेशर इज लार्जर। तो इस ऐसे आप आंसर दे सकते हो अपने एग्जाम में, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट अब आपका सेक्शन डी तो खत्म ही हो गए दोस्तों, है ना, नहीं रुको अभी ये क्वेश्चन और बच रहा है, देखो ये वाला, ठीक है। व्हाट हैपन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो F बराबर क्या होता है आपके पास, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अभी इसने बोला है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, मतलब F डैश अगर मैं निकालूं, एक का मास क्या कर दूं 3m1 कर दूं, समझ पाए आप, एक मास को ट्रिपल कर दिया मैंने, और दूसरा तो ऐसे रखा m2 अपॉन r स्क्वायर, समझ पा रहे हो आप। देखो वन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का ट्रिपल का है, ट्रिपल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, F डैश बराबर 3 को आगे ले लो, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या चीज़ मानी थी आपने शुरुआत में, F माना था, तो F1 क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर है ये, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, ठीक है, ये तो मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला कर लेते हैं, देखो r को क्या कर दिया इसने, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, डिस्टेंस बढ़ा दी, ट्वाइस कर दी, ठीक है, डबल कर दी। तो अब इस केस में फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, F G m1 m2 और यहाँ पे r की जगह 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये F डैश क्या हो जाएगा आपके पास, G m1 m2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाली चीज़ क्या है आपके,
ये एफ ही है, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ एफ डैश बराबर एफ अपॉन 4। मतलब आपका जो फोर्स होगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स, वो 1/4 कम हो जाएगा, ठीक है, इस केस में, बी वाले केस में, ठीक है। तो दोस्तों हमने सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया, अब हम सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सेक्शन ई में इस तरह से आपको दे रखा है पैराग्राफ ऐसा, और इसमें से आपको बताना है, देखो इसमें क्या दे रहा है, सम ऑफ एक्शन लाइक मूविंग, ऐसे इस तरह से दे रखा है, कैन बी कंट्रोल बाय आवर विल, दिस पार्ट ऑफ बॉडी वी कैन मूव बाय our own will, but some actions like blinking of eyes, contraction and relaxation of heart are not controlled by our action, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, नेम द टाइप ऑफ एक्शन विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो इसमें आपके कौन से एक्शंस होते हैं, वो इनवॉलेंटरी, कौन से होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है, जो आपके अंडर में कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट बीट, ये रिलैक्सेशन, आई ब्लिंकिंग, ठीक है। सेकंड है द मसल्स विच परफॉर्म वॉलेंटरी एक्शंस आर कॉल्ड, वॉलेंटरी एक्शंस जिससे मतलब कौन सी मसल्स होती है जिनको हम अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उसमें कौन सी मसल्स आती है, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, ये मसल्स होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है राइट द फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स के फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, देखो ये साफ लिख रखा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये आपका हार्ट का फंक्शन, कार्डियक मसल का फंक्शन है, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपके है, देखो इस तरह से आपको दे रखा है ये केस स्टडी, तो इसमें आपको देखो क्या बताना है, देखो इस तरह से दे रखा है आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बोर के बारे में बता रखा है, बोर मॉडल के बारे में, और आपसे पूछ रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और किसकी पूछ रहा है, देखो एन एटम ऑफ एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम शेल, देखो एक के शेल होती है, एक एल शेल होती है और एक एम शेल होती है। मतलब के शेल फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल शेल में टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और थर्ड जो शेल आती है ना वो एम शेल होती है, ये वाली के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल। एम शेल में कितने भरे जाएंगे, 3, देखो यहाँ पे लिख रखा है 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स विच इज आउटर मोस्ट शेल, राइट। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना 2 8 3, ये होगा। उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होगा, 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 13, और वैलेंसी कितनी होगी इसकी, देखो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 3। तो इस तरह से आंसर है। और अगर एलिमेंट का नाम पूछे तो 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 strings XY tie to the opposite faces, block option if we apply a force of pulling string and block begin to move to the right, इस तरह से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये दे रखा है ब्लॉक को मोशन में, और इस तरह से दे रखा है। आपसे पूछा है सबसे पहले राइट SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ओके। उसके बाद आपसे पूछा है एक्सप्लेन वेदर द फोर्स इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहले ये पार्ट है अ बाइसिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो अब इसमें ना तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि वो एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर बैलेंस्ड फोर्स होगा। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो और डायरेक्शन चेंज हो। तो इस केस में क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंस फोर्स। इसके बाद देखो आगे क्या दे रखा है, बी वाला पार्ट, अ सूटकेस इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है, सूटकेस ड्रॉप किया गया सर्टेन हाइट से, तो उसकी चेंज की गई ना पोजीशन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज की गई। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसकी वजह से उसने क्या करा, ड्रॉप कर, सूटकेस ड्रॉप कर दिया ना सर्टेन हाइट से, सूटकेस को जैसे ड्रॉप करा आपने, ठीक है, ग्रेविटी आ जाएगी वहां पर, तो अनबैलेंस फोर्स जाएगा, इसके कारण तो बढ़ती जाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। फिर थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, तो ये आपको इस पैरा में ही मिल जाएगा, ये पैराग्राफ है ना आपके पास, इसी में मिल जाएगा इसका आंसर। देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो इस तरह से, देखो यहाँ पर है, देखो ये आपका अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट इन मोशन, ठीक है, ये तो मोशन में ला देता है किसी चीज को, ठीक है। और बैलेंस फोर्स क्या होता है आपका, देखो यहाँ पर ही होगा, देखो बैलेंस फोर्स एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये अपनी स्टेट को नहीं बदलता, लेकिन अनबैलेंस फोर्स क्या करता है,
मोशन को बदल देता है, मतलब अपनी स्टेट मोशन बदल देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हो, और भी इसमें से पॉइंट छाट के आप बता सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।